नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम एमसीक्यू जो कि इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा कंपोनेंट है, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम जो ईपीएफओ के हैं उनमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए इस सेशन में हम एमसीक्यूज के थ्रू इन क्वेश्चंस को साथ में उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे, राइट। और लेट मी रिमाइंड यू कि हमने जो 2021 का ईओएओ एग्जाम हुआ था उसमें सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प की थी और 116 सेलेक्शंस प्राउडली हम कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हुई थी, राइट। और इसके साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एपीएफसी एग्जाम 2002 में ये पूछा गया था। और यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कहा गया, द डिमांड फॉर कमोडिटीज having a large number of substitutes, close substitutes is less elastic than the commodities having a smaller number of substitutes। ठीक है, सवाल को समझने की कोशिश करिए। डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स, यानी कि ऐसे कमोडिटीज जिनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं उनका जो है रिप्लेसमेंट है। एक जो है कमोडिटी है उसको नहीं खरीदोगे आप और बी को ए नहीं खरीदोगे और बी को खरीदोगे तो आपका काम चल जाएगा। सेम जो है उसकी यूटिलिटी है। इस ऐसे जो कमोडिटीज होते हैं उनको हम क्लोज सब्सटीट्यूट्स कहते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट्स जो कमोडिटीज के लार्ज नंबर में अवेलेबल हैं, ऐसे जो कमोडिटीज हैं उनकी डिमांड लेस इलास्टिक है, ये कहा जा रहा है। तो डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्कस करते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, लग्जरी आइटम्स हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड। लग्जरी आइटम्स फॉर एग्जांपल आईफोन, इसका जो है डिमांड बहुत ही इलास्टिक है, ये कहा जा रहा है। द कमोडिटीज whose consumption cannot easily be postponed have less elastic demand। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स में डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में बात की गई है। डिमांड इलास्टिसिटी होता क्या है, हम जानते हैं कि किसी भी चीज का डिमांड, किसी भी कमोडिटी का, प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है ऑन इट्स प्राइस। ठीक है, अगर हम प्राइस का थोड़ा सा भी वेरिएशन करते हैं, प्राइस को थोड़ा सा भी वेरी करते हैं और उस वेरिएशन की वजह से थोड़ा सा हमने प्राइस को बढ़ाया और यहाँ पर डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है, वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इस तरीके के डिमांड को हम हाईली इलास्टिक कहेंगे। इलास्टिक यानी कि थोड़े से भी चेंजेस जो प्राइस में हम कर रहे हैं तो डिमांड में बहुत ही हाई वेरिएशन आ रहा है जो भी कमोडिटी है, तो उसे हम हाईली इलास्टिक कहेंगे। अब प्राइस में आपने जो है वेरिएशन किया, थोड़ा किया और ज्यादा किया, ऐसे करने पर भी डिमांड में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि प्राइस, जो डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी है वो कम है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। जो वेरिएशन आ रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है प्राइस के चेंजेस के वजह से डिमांड में, वो अगर ज्यादा है उसे हम इलास्टिक कहते हैं, कम है तो उसे हम लेस इलास्टिक कहते हैं या फिर इन इलास्टिक कहते हैं अगर बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं आ रहा है। यहाँ पहला स्टेटमेंट देखिए, द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इज लेस इलास्टिक दैन कमोडिटीज हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। लेट्स से आप एक कमोडिटी है ए बी, इसका जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट है, अगर आप ए खरीदो या फिर बी खरीदो एक ही बात है, सी खरीदो आप डी। फॉर एग्जाम्पल सोप है, अलग अलग तरीके के सोप्स होते हैं जिनका लेट्स से प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है और उनकी जो यूटिलिटी है ऑलमोस्ट सेम है। हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते कई बार सोप लेने से रिलेटेड, आजकल तो लोग सोचते हैं, बट देन जो है सोप लेते हुए हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते, इतना नहीं सोचते जब हम फोन लेते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से ए बी सी डी ये चार सोप है और वो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनका कंटेंट सिमिलर है, उनकी जो फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम है, वो सब ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स इनके इसी के साइड में लेट्स से 1 और 2। ठीक है, ये दो अलग अलग सेल फोन है। ओके, और ये हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है और इसके साथ 3 4 इस तरीके से आपके और सेल फोन है जो कि काफी डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है।
इसका प्राइस 5 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 10 है। ऑलमोस्ट सिमिलर ये इनके जो है फंक्शन है, परफ्यूम है, यूटिलिटी है सोप की। आप क्या खरीदोगे? आप ऑब्वियसली ये वाला जो है खरीदोगे, ए वाला खरीदोगे। अब लेट से ए की प्राइस जो है बढ़ाकर 10 रुपीज कर दिए, ऐसे में आप क्या खरीदोगे? आप बी खरीदोगे। तो अगर यहाँ पर लेट से इसको 8 कर दिया, थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज किया, तो इमीडिएटली आप जो है नेक्स्ट सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाते हो। यानी कि प्राइस के छोटे चेंज से डिमांड में बड़ा चेंज आ रहा है। तो ये काफी इलास्टिक हम कह सकते हैं, जब क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं डिमांड होती है। यहाँ क्या दिया गया है? लेस इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक गलत है, इस वजह से पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा। जैसे ही आपने पहला स्टेटमेंट एलिमिनेट किया, आप अपने सही जवाब तक पहुंच जा रहे हो, जो कि है बी, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें एलिमिनेट करने होते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, 2002 में पूछा गया, राइट। तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब लग्जरी आइटम्स हैव अ हाईली इलास्टिक डिमांड। लेट्स से आईफोन है, उसको खरीदना है, और 60,000 का जो है आईफोन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। ठीक है, बहुत ही मेहनत से काफी चीजें बेच कर किसी ने जो है आईफोन खरीदने के पैसे जुटाए 60,000। अब इसका प्राइस 62 हो गया। ठीक है, तो आपको ये 2000 जमा करने में नॉर्मल पीपल को जो है काफी ज्यादा लेट से वक्त लग जाता है, और या फिर इसका प्राइस अब 70,000 हो गया। तब आप सोचोगे दो बार कि यार अब रहने देते हैं, कुछ और ले लेते हैं, राइट। तो थोड़े से भी वेरिएशन, प्राइस के वेरिएशन से जो लोग उस जो है लग्जरी आइटम को ले पा रहे थे, खरीद पा रहे थे, पैसे जिन्होंने जुटाए थे, वो उसको खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये जो है थोड़े से प्राइस के वेरिएशन से डिमांड में लार्ज वेरिएशन आता है लग्जरी आइटम्स के। तो ये चीज सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। commodities whose consumption cannot easily be postponed have less elastic demand। let's say एक क्वालिटी ऑफ राइस है, और वो आप जानते हो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की राइस है, और राइस हमारे स्टेपल डाइट है, डे स्टेपल डाइट का पार्ट है। या फिर हम ले लेते हैं वीट। तो आप जानते हो कि ये जो है गेहूं बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का गेहूं है। इसका प्राइस अगर 100 रुपीज के जी है, इसे 110 भी कर दिया जाए, 120 भी कर दिया जाए, तब भी आप खरीदोगे। अरे यार प्राइस तो बढ़ रहा है पर क्वालिटी हमें चाहिए। ये एसेंशियल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कमोडिटीज उस कंजम्पशन कैन नॉट बी इजीली पोस्टपोन्ड, इसे हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। ऐसे कमोडिटीज का जो इलास्टिसिटी है, डिमांड इलास्टिसिटी है, वो लेस है। यानी कि प्राइस में चेंजेस करते जाओ पर उसकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। वो क्वालिटी आपको चाहिए, वो वीट आपको चाहिए, आपको खाने ही है, हर महीने लेने ही है, राइट। तो इस वजह से प्राइस के वेरिएशन से जो डिमांड है उसमें वेरिएशन, लार्ज वेरिएशन नहीं आता ऐसे कमोडिटीज जो कि आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, 2 एंड 3 आर करेक्ट, एंड सो बी इज द राइट आंसर। सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है लॉन्चिंग ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान वाज पोस्टपोन्ड एंड 3 एनुअल प्लान्स हैड टू बी रिसोर्टेड टू बिटवीन 1966 एंड 69। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि जो फिफ्थ हमारे जो 5 ईयर प्लान का फोर्थ 5 ईयर प्लान है, इसे पोस्टपोन किया गया। दूसरा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज टर्मिनेटेड अ ईयर अर्लियर। ठीक है, तीसरा है एट 5 ईयर प्लान कमेंस्ड इन 1992 इंस्टेड ऑफ 1990। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2002 में पूछा गया है एपीएफसी में। और ये आप देख सकते हो जो जो ऐसे जो है इश्यूज जो हुए थे 5 ईयर प्लान में, उससे रिलेटेड एकदम क्वेश्चन पूछा गया है। जहां जहां पर एनुअल प्लान्स लेकर आना पड़ा या फिर कोई इश्यू हो गया, ऐसी चीजों से रिलेटेड पूछा गया। तो यस, आप जानते हो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के समय में, वो 5 ईयर प्लान उसे फेल माना जाता है। उस समय में वॉर्स भी हुए थे हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो इस वजह से वो एक फेल्यूर जो है हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान। और उसके बाद हमने जो है रिकवर करने का टाइम लिया, और उसके वजह से 3 साल जो है 65 के बाद हम कह सकते हैं 66 टू 69, 3 साल हमारे जो प्लान्स, एनुअल प्लान थे, वो जो है एनुअल प्लान से, नॉट 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो इस जो इश्यू के बाद, इस इंसिडेंट के बाद 3 एनुअल प्लान्स लाने पड़े, और इस वजह से ये सही है। इसके बाद ही फोर्थ 5 ईयर प्लान आया। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। सही स्टेटमेंट है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान टर्मिनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो 1978 में ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान टर्मिनेट कर दिया गया था। एक्चुअली 1979 तक चलना था, 1974 से, बट 78 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया। नई गवर्नमेंट आई थी एंड इसे टर्मिनेट किया, राइट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
एथ 5 ईयर प्लान कमेंस्ड इन 1992 इंस्टेड ऑफ 1990। 1990 में शुरुआत होनी थी एथ 5 ईयर प्लान की, बट ये 1992 में हुई। क्यों हुआ? 1990 का समय याद करिए, उस समय मेजर इकोनॉमिक चेंजेस, एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेकर आए। तो 2 साल हमने जो है अपने आप को दिए, एनुअल प्लान्स जो है 90 एंड 91 में लेकर आए, सो दैट हम जो है जो प्रिवेलिंग कंडीशन है, क्राइसिस है, उसको एडजस्ट कर सके। एंड देन 92 में हमारा 8 5 ईयर प्लान आया। ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इस वजह से डी हमारा सही जवाब हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये दोनों प्राइस इंडेक्सेस हैं, यानी कि जो इन्फ्लेशन है अलग अलग लेवल्स पर उन्हें मेजर करने के लिए ये इंडेक्सेस हैं। तो कंज्यूमर के लेवल पर जो मेजर करता है उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। होलसेल लेवल पर, होलसेल जो हम कह सकते हैं होलसेलर के लेवल पर, एक्स फैक्ट्री स्टेज कहा जाता है उसे। फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन हो गया एंड उसके गेट पर जो सामान पड़ा हुआ है, उस स्टेज पर जो प्राइस में वेरिएशंस आते हैं उसे हम डब्ल्यूपीआई के अंडर जो है कंसिडर करते हैं। ये हम कह सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है जो इनकी अलग अलग इनके कंपोनेंट्स हैं उसकी वेटेज में फूड एक कंपोनेंट बनता है। तो फूड कंपोनेंट का वेटेज क्या सीपीआई में डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है, ये पूछा गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन डब्ल्यूपीआई। अगेन ये 2012 में पूछा हुआ सवाल है, डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है क्या, ये पूछा गया है पहला। दूसरा, यहाँ पर डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज। तो एक्स फैक्ट्री, फैक्ट्री प्रोडक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्विसेज तो है ही नहीं उसमें। ओके, तो सर्विसेज क्या इंक्लूड होते हैं डब्ल्यूपीआई के कैलकुलेशन में, ये पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में। Reserve Bank of India has noted WPI as its key measure of inflation and decide on changing the key policy rates। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्चुअली अपने जो पॉलिसी रेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रेपो रेट हम कहते हैं उसको वेरी करने के लिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट है वो जो किया जाता है वो डब्ल्यूपीआई को ध्यान में रख के किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो अराउंड 40% के आसपास हम कह सकते हैं फूड का कंट्रीब्यूशन, फूड कंपोनेंट, फूड एंड बेवरेजेस का कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन है सीपीआई में, यहाँ पर अराउंड 24% का है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। इससे हमारे 2 ऑप्शन जो है ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। दूसरा देखिए, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज, दूसरा भी सही है, इससे कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा। तीसरा हमें देखना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नोटेड WPI एज इट्स की मेजर, नहीं, सीपीआई को यूज किया जाता है एज इट्स की मेजर फॉर पॉलिसी रेट चेंजेस। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंसिडर किया जाता है बाय आरबीआई और ये मैंडेटेड है। जो गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने मिलकर डिसाइड किया था कि सीपीआई को कंसिडर किया जाएगा फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी और साथ में जो रेपो रेट जैसे पॉलिसी रेट्स उनको वेरी करने के लिए। ये सही नहीं है, इस वजह से हमारा सही जवाब यहाँ पर ए हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से 2012 में डेप्थ से हम कह सकते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बट देन डब्ल्यूपीआई सीपीआई कॉमन टॉपिक्स हैं जो आते हैं। तो इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो डब्ल्यूपीआई में फूड प्रोडक्ट्स जो है, प्राइमरी आर्टिकल्स, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स हम कह सकते हैं इसमें इंक्लूडेड है, और साथ में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो भी इंक्लूडेड है। तो अराउंड 24% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का अगर आप देखो तो अराउंड 45% का कॉन्ट्रीब्यूशन है सीपीआई में। इस वजह से सीपीआई जो है ये ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डब्ल्यूपीआई। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग लाइंस। ठीक है, it is the share of NDTL that bank shall maintain in safe and liquid assets such as unencumbered government securities, cash and gold। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नेट जो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होते हैं, यानी कि डिपॉजिट्स हो गए एंड वेरियस अदर जो डिपॉजिट्स इनके पास आते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, सेविंग्स जो डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे इनका कुछ परसेंटेज, कुछ पार्ट अगर हम कहें वो मेंटेन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड, जो कि एक तरीके का रिजर्व है जिसे मेंटेन किया जाता है।
तो ये लाइंस कौन से ऐसे जो है टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है कैश रिजर्व रेशियो, तो शायद ये हो सकता है। बट क्या चीजें मेंटेन की जाती हैं वो देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश एंड गोल्ड, ये पूछा गया है। दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। तीसरा है रेपो रेट, और चौथा है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो लेट मी टेल यू, CRR में जो कह सकते हैं बैंक्स हैं, वो थोड़ा सा कैश के फॉर्म में मेंटेन करते हैं रिजर्व्स। ठीक है, रिजर्व्स मेंटेन क्यों करने होते हैं? जो कि डिपॉजिट्स लोगों ने दिए हैं, वो डिपॉजिट्स अगर वो मांगने आते हैं तो उसका कुछ पार्ट वो लौटा सके। बहुत सारे लोग अगर एक साथ आ गए, बैंक रन, जैसे कि हमारे जैसे कोविड के टाइम में हुआ, या फिर जो नोटबंदी है उस समय पे हुआ था, राइट। तो ऐसे में बैंक जो है, जो डिपॉजिटर्स हैं, उनको लायबल है कि वो पैसे दें। ऐसे समय के लिए थोड़ा रिजर्व वो रखते हैं पैसे, बाकी पैसे वो लोन्स में घुमाते हैं, राइट। तो एक CRR जो है ओनली कैश में मेंटेन होता है, बट SLR मेंटेन होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड में। ठीक है, तो ये एक तरह का रिजर्व है, एंड सो बी इज द राइट आंसर हियर। अभी CND क्या है? ये दोनों ऐसे रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं एक्चुअली, जो कि लगाए जाते हैं जब बैंक्स पैसे बोरो करते हैं फ्रॉम RBI। ठीक है, RBI से जब बैंक को पैसे बोरो करने होते हैं, तब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए जाते हैं। तो रेपो रेट एंड MSF ये है, और डिटेल में बाकी के MCQs में आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। बट अभी के लिए ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, रिजर्व्स नहीं है। ये दोनों रिजर्व से इनमें से सही जवाब है SLR। ओनली कैश दिया गया है तो CRR सही जवाब होगा, एंड सो बी इज द राइट आंसर। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दे दी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज नोन एज द बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म। ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, तो जो फैक्ट्स हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, 5 ईयर प्लान, इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, यही चीजें पूछी जाती हैं। 1956 वाला, 91 वाला, 73 या 48 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इनमें से किसको बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है, राइट। तो अगर हम 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, यहाँ पर मेनली पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनको बढ़ावा देने की बात की गई थी, जो कि एक तरीके का स्टेट कैपिटलिज्म कह सकते हैं। ठीक है, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है, ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर कब्जा रहे, ये चीज जो है इंश्योर की जा रही थी यहाँ पर। ठीक है, और इस समय पे लाइसेंसिंग राज वगैरह ये सब चलता था। तो ए इज द राइट आंसर हियर। इसे बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसे रिगार्ड किया जाता है 56 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था, इन बाइबल ऑफ स्टेट कैपिटलिज्म, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट पूछा गया। अगेन इन्फ्लेशन से रिलेटेड काफी सारे सवाल इन्फ्लेशन से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइज इन इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बोरोअर्स। ठीक है, बोरोअर्स जो पैसे लोन्स लेते हैं, उनको ये राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जब होता है और उसकी रेट जो है बढ़ती है, इसमें इन्हें फायदा होता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम डिक्रीजेस एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेस। ठीक है, इनमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है वो हमें देखना होगा। तो लेट्स से किसी ने लोन लिया है और उसका जो है 10% उसे इंटरेस्ट रेट वापस देना है। इन्फ्लेशन रेट जब ये ले रहा था तो 1% था, यानी कि जो 10% है, इसमें से जो वो एक्चुअली पे करेगा, वापस जो पे करेगा, वो 9% का होगा, और 1% तो इन्फ्लेशन के वजह से वैसे ही मनी की वैल्यू बढ़ गई। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट जब बढ़ता है, तो वो एक्चुअली जो मनी पे करता है, एक्चुअली जो इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट उसका जो होता है, वो कम होता जाता है। लेट्स से यहाँ पर इन्फ्लेशन का रेट 5% हो गया। ऐसे में ये जो है, ये हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो तो फिक्स्ड है, कुछ साल बाद या फिर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो तो फिक्स्ड रहता है। तो ये एक्चुअल इंटरेस्ट जो बोरोअर है, जिसने लोन लिया है, वो 5% ही देगा, और 5% जो है वो इन्फ्लेशन के वजह से उसकी मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई है। ओके, तो इस तरीके से ये जो होता है इन्फ्लेशन का जो कहर होता है यहाँ पर, उसे हम इन्फ्लेशन प्रीमियम भी कहते हैं। और ये इसके वजह से जो बोरोअर्स है उनको फायदा होता है, क्योंकि फाइनली जो वो दे रहे हैं उस पैसे की वैल्यू कम है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है तो पैसे की वैल्यू कम होती जाती है, और उस पैसे की वैल्यू कम है, और वो एक्चुअली 10%, लेट्स से 9% के इंटरेस्ट पर उसने लिया, जहाँ पर 1% इन्फ्लेशन था।
यहाँ फाइनली वो जो दे रहा है 5%, तो फायदा हो रहा है उसको, जो पैसे की वैल्यू कम है वो पैसा दे रहा है। ओके, तो ये जो है थियोरेटिकल है, बट देन 10% इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ता है। तो इन दिस बेनिफिट जो है बोरोवर्स को होता है, ये कहा जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में, बिकॉज जो पैसा जो वापस कर रहा है उसकी वैल्यू कम है जब वो वापस करता है इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से। अब इन्फ्लेशन प्रीमियम, इन्फ्लेशन बढ़ने से, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो प्रीमियम है, जो ये हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट पर इन्फ्लेशन का जो कहर है वो भी बढ़ रहा है। 5% इन्फ्लेशन हुआ तो 5% यहाँ पर भी इन्फ्लेशन प्रीमियम बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ेंगी। यहाँ पर क्या दिया, डिक्रीजेस, तो ये गलत है। एंड ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, एंड सो ऑप्शन है यहाँ पर सही जवाब होगा। आई होप ये चीज आप समझ गए, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, इन इंडिया एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर, कौन से ऐसे एक्ट के अंदर एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, ये चीज पूछी गई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, या फिर बैंकिंग कंपनीज एक्ट। तो एनबीएफसी यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनीज ही नहीं, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाता है, इस वजह से बी इज द राइट आंसर। राइट, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है अबाउट व्हाइट लेबल एटीएम्स। ये व्हाइट लेबल एटीएम्स होते क्या हैं? ठीक है, ये ओन्ड बाय बैंक्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, ऑपरेटेड बाय बैंक। मनी विड्रॉल बाय पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जब होगा तब उसे हम व्हाइट लेबल एटीएम कहते हैं। इनमें से कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो व्हाइट लेबल एटीएम दोस्तों ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनबीएफसी होते हैं। ये एक जो है कैटेगरी ऑफ एटीएम है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मुथूट फाइनेंस, इनका जो है आपने एटीएम देखा होगा, तो आप पैसे जब विड्रॉ करते हो तो जो भी पैसे आपने वहां पर लगा रखे हैं वो पैसे आपको जो है विड्रॉ करने को मिलते हैं इनके एटीएम से। ये टोटली जो है ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनबीएफसी होते हैं। सो बी इज द राइट आंसर, एंड ये जो है हमने सीखा। अब यहाँ पर देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री गिव्स एन आइडिया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का ये जो है ये किस चीज का आइडिया दे रहा है? इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री ओवर अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इज इट सो? इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ कंट्री, फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ कंट्री फ्रॉम अदर कंट्रीज, ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी ऑफ अ कंट्री। कंफ्यूजिंग। जीएनपी का आप यहाँ पर डेफिनेशन देखो, जीएनपी में होता क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जो जीडीपी है इंडिया में, लेट्स से जो डोमेस्टिक एरिया का जो प्रोडक्शन है उससे, उसके साथ अब्रॉड से जो इनकम आ रही है उसको ऐड किया जाता है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट, तो इसे ऐड किया जाता है। जो अलग अलग तरीके का इनकम है यहाँ पर जो है इंडिया के जो पीपल हैं वो लोन्स ले रहे हैं, या फिर उनको जो प्रॉफिट सेंड किए जा रहे हैं उनकी कंपनीज अगर अलग अलग कंट्रीज में है, या फिर इंडिया को कोई कंट्री ग्रांट दे रहा है, लोन दे रहा है, हेल्प कर रहा है, वो इंक्लूडेड है। इसके साथ में हम ये भी कह सकते हैं जो रेमिटेंसेस हैं, लेट्स से आपके कोई रिश्तेदार, आपके फैमिली मेंबर कतार गए हुए हैं, वहां पर वर्क कर रहे हैं और वहां से आपको पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो रेमिटेंस हो गया। ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है इनकम फ्रॉम अब्रॉड में, और ये कंपोनेंट इंक्लूडेड है जीएनपी के कैलकुलेशन में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। तो यहाँ इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ अ कंट्री ओवर अदर कंट्रीज, यस, एक कंट्री दूसरे कंट्री पर डिपेंड हो रहा है या नहीं वो आपको पता चलता है। क्वालिटेटिव मेजर है, हम पिछले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रांट्स अगर आ रहे हैं, इंडिया को कोई ग्रांट दे रहा है, पैसे दे रहा है, ग्रांट यानी आपको लौटाने नहीं है, पैसे लो, रखो, आप यूज करो। ठीक है, हमने भी कई कंट्रीज को कोविड के समय हेल्प किया था, अलग अलग तरीके से हमने हेल्प किया था, हमने वैक्सीन दिए थे, तो हमने ग्रांट्स दिए थे। तो ग्रांट देने का मतलब है यस, वन कंट्री डिपेंडेंस ओवर अदर कंट्री, ये होता है द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ कंट्री। ठीक है, जिस तरीके से चाइना है या फिर इंडिया ही ले लो आप, हम काफी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, हर एक कंट्री करता है। तो डिपेंडेंस, पूरी दुनिया का डिपेंडेंस इंडिया पे है, वो भी पता चलता है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहाँ पर जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लोन्स लिए जा रहे हैं और जो पैसे दिए जा रहे हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट रिसीव्ड बाय अ कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री, यस, ग्रांट्स एंड लोन्स की हमने बात की, इंडिया को अगर मिल रहे हैं या इंडिया दे रहा है, यस, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है हमें अदर कंट्रीज से, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ह्यूमन रिसोर्स क्वालिटी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि इंडिया का लेबर जो है बहुत ही अच्छा है, या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स हमारा बहुत अच्छा है, तो इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पर
अमेरिका में आप देख सकते हो, कनाडा में बहुत सारे लोग हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से हमें रेमिटेंस जो है बहुत ही हाई जो है मिलता है। ऑलमोस्ट हम टॉप पे रहते हैं रेमिटेंसेज जो इंडिया में आते हैं। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, राइट। तो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी भी पता चलती है जीएनपी की वजह से। तो क्वालिटेटिव मेजर इसे माना जाता है, जहाँ पर जीडीपी को एक क्वांटिटेटिव मेजर माना जाता है, बिकॉज ये सारी चीजें पता नहीं चलती जीडीपी के कैलकुलेशन में, ओनली प्रोडक्शन के बारे में हमें पता चलता है। तो ये इस वजह से हम कह सकते हैं चारों ही इंक्लूडेड है, ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। ये चीजें अगेन एंड अगेन थ्रू एमसीक्यूज हम जो है डिस्कस करेंगे और ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, 9th क्वेश्चन का ये आंसर था। 10th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन एग्जाम्स के लिए जो लेबर फोर्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेबर फोर्स इन एन इकोनॉमी इंक्लूड्स व्हाट? पीपल हु आर एम्प्लॉयड, जो लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं लाइक मी, और पीपल जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, अगर आप आगे जो है क्रैक कर जाओगे और आप एम्प्लॉयड होगे। पीपल हु आर एम्प्लॉयबल, यानी कि पीपल जो एम्प्लॉयड नहीं हैं बट उनमें स्किल्स हैं, उनमें जो रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशंस उनके हैं, अच्छे हैं, जो कि वो एम्प्लॉय किए जा सकते हैं। क्या ये भी लेबर फोर्स का पार्ट है? पीपल हु आर इनवॉलंटरली अनएम्प्लॉयड बट आर एम्प्लॉयबल, ठीक है, जो लोगों को जॉब मिल नहीं रही है बट उनमें स्किल्स है, उनमें जो है लेट्स से लक अच्छा नहीं है, स्किल्स अच्छे हैं, रिक्वायरमेंट जो जॉब की है वो सारी है, बट नहीं मिल पा रही है। लेट्स से हम प्रिपेयर करते हैं एग्जाम्स के लिए और फिर उसके बाद क्रैक नहीं कर पाते, तो हमारे इनवॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, यानी कि हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय हो जाए बट वी आर इनवॉलंटरीली, हम अपने मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। इसके साथ चौथा है एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर सारे जो है ज्यूम कर लिए हमने कि सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और सभी जो है एम्प्लॉयबल, तो इन्हें भी लेबर फोर्स का पार्ट माना जाता है क्या? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसका जो है जरूर आंसर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ लेट मी रिमाइंड यू, आपको इस एग्जाम के लिए हेल्प करने के लिए एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ एग्जाम के लिए हम जो है 3 कोर्सेज लेकर आ गए हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप चाहते हो प्रैक्टिस करना, तो ये टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो। सारे कंपोनेंट्स के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ अगर आपके कुछ, हम जानते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स है दोनों ही एग्जाम्स के पेपर्स में जो कि थोड़े अनकन्वेंशनल है, ठीक है। आईआर, लेबर लॉज हो गए, इंश्योरेंस हो गया, राइट। ये सारे जो है टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड आपको वीडियोस और कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओनली जो अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, हमारा टेस्ट सीरीज प्लस वाला जो कोर्स है उसमें मास्टर पैक में आपको सारे कंपोनेंट्स के वीडियोस, कॉन्सेप्ट नोट्स एज वेल एज क्विजेस अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा। इन तीनों ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड हमारा एक ही एम है, सक्सेस, राइट। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज आप कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।